Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. Petroleum. Petroleum is the most important energy source in the modern world. It is also extensively used in the plastics and fertilizer industries. India produced 4 crore tons of petroleum in 2015. This was less than quarter of our total consumption. Hence, the country has to import large quantities of petroleum and petroleum products. In 2015, 19 crore tons of petroleum and petroleum products were imported. We spend about 5% of our GDP on petroleum imports, which is a huge sum. देखिए पेट्रोल जो है वो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में और पेट्रोलियम का यूज़ जो है वो हर जगह होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका प्लास्टिक्स और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में होता है। इंडिया करीब 4 करोड़ टन पेट्रोलियम 2005 में प्रोड्यूस कर रही थी। ये क्या था आपका ये जो टोटल कंजप्शन था उसका करीब क्वार्टर हिस्सा ही था। ठीक है, ये जो हम लोग टोटल कंजप्शन इंडिया में जो टोटल कंजप्शन होता है पेट्रोलियम का उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर हिस्सा था, जो ये 4 करोड़ टन का 2015 में बताया जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री को दूसरी जगह से यहाँ पर पेट्रोलियम लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है। 2015 में करीब 19 करोड़ टन पेट्रोलियम जो था या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे वो इंपोर्ट किए गए थे। मतलब कि हम करीब अपना जीडीपी का 5% जो हिस्सा है वो आपका पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में ही स्पेंड करते हैं। Oil exploration in India began in 1866 when the first oil wells were drilled in the upper Assam basin. However, the first reserves were found only in 1890 at Digboi, where a refinery was set up in 1893. The Assam Imports Company was set up in 1899. Subsequently, explorations were also undertaken in other locations. A reserve was discovered in Nahar Katia in 1953. देखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडिया में 1866 में स्टार्ट हो गया था, जब पहला ऑयल वेल जो है जिसको ड्रिल किया गया था अपर असम बेसिन में। लेकिन जो पहला रिजर्व है वो हमको 1890 में मिला दिग्बोई में। ठीक है, जो कि एक रिफाइनरी था। मतलब दिग्बोई में हमको वहां पर पहला जो ऑयल रिजर्व है वो मिला और उसके बाद में वहां पर एक रिफाइनरी का सेटअप हुआ। रिफाइनरी वहां पर बनाई गई 1893 में। जो असम इंपोर्ट्स कंपनी है वो वहां पर 1899 में सेटअप हुई। उसी तरीके से एक्सप्लोरेशन जो थे वो और अदर लोकेशंस पे भी किए गए। उसके बाद में एक और रिजर्व जो है वो यहाँ पर आपका नहर काटिया में 1953 में डिस्कवर हुआ। प्रोडक्शन बिगेन इन अंकलेश्वर एरिया वडोदरा of Gujarat in 1960. Intensive exploration efforts were undertaken after 1961 and many reserves were identified in the state. New areas were identified in Assam as well. As a result, production increased rapidly from 5,13,000 tons in 1961 to 5,13,000 tons in 1961 to 63 lakh 11,000 tons in 1975. Offshore drilling began in 1970 in Gujarat's Aliabad. Bombay High was discovered in 1975 and production began the following year. Constant efforts lead to identification of potential reserves in the Kaveri, Krishna, Godavari basins in the east coast. Production was initiated in these areas too. Large reserves have been found in Rajasthan, Barmar district. अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है प्रोडक्शन जो था वो अंकलेश्वर एरिया में गुजरात के एरिया में 1960 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको जो अलग अलग जगह से जो ऑयल रिजर्व्स मिले ना उनके बारे में यहाँ पर बताया है। जब जब हम लोग को बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स के जो सोर्सेस थे वो मिलते जा रहे थे तो क्या हो गया, जो हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जब 1961 में जब वो 5,13,000 के आसपास था, फिर वो बढ़कर 1975 में 63,11,000 हो चुका था। उसके बाद में भी एक्सप्लोरेशन और करते गया और फिर हम लोगों ने पाया कि जो पोटेंशियल ऑफ रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल रिजर्व्स है वो आपका कावेरी या फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन्स के आसपास में मिल रहे हैं।
तो जो प्रोडक्शन थे वो इसी एरिया पे क्या हो गए, प्रोडक्शन इनिशिएट किए गए। बहुत सारे रिजर्व्स जो है वो राजस्थान के भरमार डिस्ट्रिक्ट में भी मिले। इंडियाज पेट्रोलियम रिजर्व्स वाज एस्टिमेटेड एट 1700 crore tons. This includes land and offshore reserves. The reserves are in four regions: northeastern, upper Assam Basin, Arunachal Pradesh and Nagaland, Gujarat, Kambe Basin and Gujarat Plains, Bombay High Offshore Area and East Coast Region, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी बेसिन। ठीक है, देखिए इंडिया का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो करीब 1700 करोड़ टन का है, जिसमें कि आपका लैंड भी इंक्लूड है और ऑफशोर रिजर्व्स भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो रिजर्व्स है वो चार रीजन है उसके। पहला है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें आपका असम बेसिन, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आ जाता है। सेकेंड है आपका गुजरात, जिसमें कंबे बेसिन और गुजरात प्लेन्स आ जाता है। थर्ड है आपका बॉम्बे हाई ऑफशोर एरिया और फोर्थ है आपका ईस्ट कोस्ट रीजन, जिसमें कि आपका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम एंड थोरियम। Both elements are the main source of atomic or nuclear power. Uranium sources are very limited in India, hence the mineral has to be imported. However, large reserves have been found in Thumalpalle and Bhima river valleys in Karnataka in the past few years. Similarly, thorium has been found along the Kerala coast. Since thorium reserves are abundant, India is trying to produce more nuclear power using thorium. The government has full control over all sources of nuclear power and these minerals can only be mined by public sector enterprises. देखिए यहाँ पर जो यूरेनियम और थोरियम है, ठीक है, वो क्या है, मेन सोर्स है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर का, क्या है, मेन सोर्स है। यूरेनियम सोर्सेज जो है वो इंडिया में काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, काफ़ी लिमिटेड है, इसीलिए ये जो मिनरल है उसको इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन लार्ज रिजर्व जो है वो आपका थुम्बलपल्ले और भीमा रिवर में पाए गए हैं कर्नाटका में कुछ कुछ सालों के अंदर में। उसी तरीके से थोरियम भी आपका केरला कोस्ट के पास में पाया गया है। और क्योंकि थोरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है इंडिया में, तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो हम थोरियम की मदद से बना पाए। जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल है इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पे, न्यूक्लियर पावर सोर्सेस पे, और इसीलिए जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से ही माइन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। Till about 200 years back, most people used to be employed in agriculture and maximum production used to come from agriculture. In the developed nations, today most people work in industries and related services and very few are part of agricultural activities. In India, while 60% of the people are engaged in agricultural, its contribution to GDP is just 18%, 26% of its industries and 56% of service sector. देखिए करीब 200 साल पीछे जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो थे वो आपका एग्रीकल्चर और मैक्सिमम मतलब जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें क्या थे, इंगेज्ड थे। अब जो नेशन जो है वो क्या हो गया, डेवलप्ड नेशन, धीरे धीरे हमारा जो नेशन है वो डेवलप्ड हो रहा है और ज़्यादातर जो लोग वर्क करते हैं वो इंडस्ट्रीज पे या फिर उसी से रिलेटेड सर्विसेज पे वर्क करते हैं और एग्रीकल्चर जो है वो अब थोड़ा कम हो चुका है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, कम लोग जो है उसको करते हैं। इंडिया में 60% जो लोग हैं वो आपका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन देते हैं जीडीपी के लिए, ठीक, कंट्रीब्यूशन देते हैं जीडीपी के लिए। वहीं पर 18% या फिर 26% जो है, नहीं वेट, क्या हुआ है यहाँ पर, जब पहले 60% जो लोग थे वो आपका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन देते थे, जो कि अब क्या हो गया है, 18% हो गया है। वहीं पर 26% इंडस्ट्रीज अब देती है और 56% जो है वो अब सर्विस सेक्टर देता है। Industrial revolution began in England in the 18th century and gradually the nature or industrial production began to change all across the world. This is called industrialization. Post-industrialization production process has been constantly changing. देखिए क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आपका इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में और धीरे धीरे वो क्या हो गया, सभी जगह फैलने लगा, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। इसी को ही क्या कहा गया, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन जो था वो क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली हमेशा
चेंजिंग की प्रोसेस में था, हमेशा चेंज हो रहा था। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इम्पैक्टिंग स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।